हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का द अंडरकवर मिलेनियर कहानी के एपिसोड नंबर 6 में हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। करने से पहले एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी के अभी सभी लाइक करेंगे, फिर करते हैं शुरू कहानी। कल हमने देखा कि किस तरीके से पल्लवी के थर्मस में उस लड़की ने वो जहरीला पदार्थ मिला दिया था और वो चुपचाप बाहर चली गई थी। अब पल्लवी ने थर्मस का ढक्कन खोला। गुनगुने पानी और शहद की मीठी महक उसके नथुनों से टकरा गई। ड्रग का कोई रंग और स्वाद नहीं था, इसलिए पानी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। पल्लवी ने अपनी आंखें बंद की, मन ही मन नक्श के उस मुस्कुराते हुए चेहरे को याद किया और थर्मस को अपने होठों से लगा लिया। उसने 3-4 बड़े बड़े घूंट पिए और पानी गले से नीचे उतार लिया। पानी पीते ही उसके गले में एक अजीब सी खरोंच महसूस हुई, लेकिन शहद की मिठास ने उस कड़वाहट को तुरंत दबा दिया। इसके बाद उसने थर्मस वापस टेबल पर रख दिया। तभी बैक स्टेज से एंकर की आवाज गूंजी, और अब तैयार हो जाइए उस आवाज के लिए जिसने ऑडिशंस राउंड में हमारे जजेस को अपनी कुर्सियों से उठने पर मजबूर कर दिया था। द मेलोडियस वॉइस, पल्लवी शर्मा। उसकी आवाज सुनते ही पल्लवी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपना यामा गिटार उठाया, लेकिन तभी उसके पेट के निचले हिस्से में एक हल्की सी ऐंठन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी के अंदर से एक छोटी सी सुई उसने चुभोई हो। पल्लवी ने अपने पेट पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। उसने खुद से फुसफुसा कर कहा, अरे ये क्या हो रहा है? लेकिन फिर उसने अपना सिर झटक कर खुद से कहा, कुछ नहीं पल्लवी, ये सिर्फ नर्वसनेस है। पहली बार इतने स्टेज और इतने सारे लोगों के सामने गाना गाने जा रही है, इसलिए शायद पेट में अजीब सी हलचल हो रही है। नॉर्मल सी बात है, मुझे अपना फोकस नहीं खोना। नक्श मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसने उस दर्द को एक आम घबराहट समझकर नजरअंदाज कर दिया और भारी कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ गई। उसे नहीं पता था कि उसके पेट के अंदर वो जहर अब अपना असली और खौफनाक शुरू खेल करने वाला है। वहीं ऑडिटोरियम में हजारों लोगों की भीड़ थी। स्टेज पर रंग बिरंगी लाइट्स चमकने लगी थी। जैसे ही पल्लवी गिटार लेकर स्टेज के बीचों बीच रखे माइक स्टैंड के पास आई, पूरे ऑडिटोरियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। वीआईपी पैनल में बैठे निशांत मित्तल ने बहुत ही गौर से अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति की तरफ देखा। निशांत ने उससे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ कहा, श्रुति बस आंखें बंद कर लो और इस लड़की की आवाज को अपनी रूह तक जाने दो। श्रुति, जो अपनी गोद में वो सफेद बिल्ली सोहा को सहला रही थी, उसने बहुत ही नखरे वाले अंदाज में स्टेज की तरफ देखकर कहा, देखते हैं निशांत, अगर इसने लता दीदी के गाने को खराब किया तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वहीं कुछ ही दूरी पर बैठा काशी अपने खून से सने हाथ को छुपाए हुए एक बहुत ही खूंखार और शैतानी मुस्कान के साथ पल्लवी को देख रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा सुहानी का मैसेज था, शो टाइम बेबी, बस देखते जाओ। मैसेज पढ़ते ही कासिम ने अपनी सीट के पीछे टिक कर बैठते हुए तमाशे का इंतजार करना शुरू कर दिया। वहीं स्टेज पर पल्लवी ने माइक को सेट किया। उसने अपनी आंखें बंद की। उसके दिमाग में लता मंगेशकर जी का वो अमर और रूहानी गीत था, लग जा गले, और फिर ये हंसी रात हो ना हो। पल्लवी की आवाज में इस गाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। पल्लवी ने गिटार के तारों पर अपनी उंगलियां फेरी। गिटार की एक बहुत ही मीठी धुन ऑडिटोरियम में गूंज गई। लेकिन जैसे ही पल्लवी ने गाने के लिए अपना मुंह खोला, पहली लाइन गाने के लिए गहरी सांस ली, अचानक उसके पेट में एक भयानक धमाका हो गया। ड्रग अपना असर दिखा चुका था। पल्लवी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पेट के अंदर हजारों टूटे हुए कांच के टुकड़े डाल दिए हों, उन्हें बेदर्दी से रगड़ रहा हो। उसकी हाथों में ऐसी भयानक ऐंठन हुई, पल्लवी के हाथ गिटार के तारों पर बुरी तरह कांप गए। एक बहुत ही बेसुरी और अजीब सी गिटार की आवाज स्पीकर से गूंजी। पल्लवी ने अपनी आंखें झटके से खोली। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। उसने दर्द को दबाकर अपनी पूरी ताकत लगाकर गाने की कोशिश की। पल्लवी के मुंह से जो आवाज निकली, उसने पूरे ऑडिटोरियम को सन्न कर दिया। वो सुरीली और कोयल जैसी आवाज अब एक फटी हुई, बेसुरी और कांपती हुई चीख में बदल चुकी थी। पेट में उठ रहे असहनीय दर्द की वजह से पल्लवी की वोकल कॉर्ड सिकुड़ गई थी। उसका सुर पूरी तरह से बिगड़ चुका था। वो दर्द के मारे इतनी जोर से हाँफने लगी
कि माइक उसकी सांसों की डरावनी आवाज पकड़ रहा था। तो फिर ये हंसी पल्लवी दर्द के मारे वो अपनी आंखें भींच लेती है। उसका शरीर आगे की तरफ झुक गया। उसकी आवाज इतनी ज्यादा बेसुरी और कर्कश और डरावनी हो चुकी थी कि उसका गाना सुनना तो उसे ऐसा लगता कि उसके कानों से खून निकल जाएगा। गिटार उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया, जिससे एक बहुत ही जोरदार थड़ की आवाज हुई। पूरे ऑडिटोरियम में खौफनाक सन्नाटा छा गया, जो अगले ही पल लोगों की फुसफुसाहट और हंसी में बदल गया। वहीं वीआईपी पैनल पर बैठी श्रुति का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो लता मंगेशकर जी को भगवान मानती थी, और पल्लवी के मुंह से इस गाने का यह खौफनाक और बेसुरा रूप सुनकर श्रुति के सब्र का बांध टूट गया। दूसरी तरफ निशांत मित्तल भी शोक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था, हर राउंड में इतने सुरीले गाने वाली लड़की आज स्टेज पर किसी बीमार जानवर की तरह क्यों चीख रही है। तभी उसके बगल में बैठी श्रुति झटके से अपने सीट से खड़ी हुई और उसने अपनी बिल्ली सोहा को सोफे पर रखा और अपनी भारी और अपने गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाकर कहा, स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट दिस नॉनसेंस। श्रोते की आवाज माइक के बिना पूरे ऑडिटोरियम में गूंज गई। पल्लवी दर्द के मारे स्टेज पर आधी झुक हुई थी, लेकिन श्रुति की आवाज सुनकर वो बुरी तरह कांप गई। तभी श्रुति ने स्टेज की तरफ उंगली उठाकर पागलों की तरह चीख कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लता दीदी के इतने पवित्र गाने की ये हालात करने की? तुम्हारे जैसे लोगों को स्टेज पर आने की इजाजत कौन देता है? मेरे कान पक गए हैं तुम्हारी ये बकवास सुनकर। तुम्हें गाना नहीं आता तो अपने गांव में जाकर बर्तन मांजो, यहाँ आकर म्यूजिक का मजाक मत बनाओ। श्रुति के इन तीखे और अपमानजनक शब्दों ने ऑडिटोरियम में बैठे लोगों को और भड़का दिया। लोग पल्लवी पर बू करने लगे और उसे स्टेज से नीचे उतरने के लिए चिल्लाने लगे। वहीं कासिम अपनी सीट पर बैठकर ये सब देखकर पागलों की तरह हंस रहा था। दूसरी तरफ बैक स्टेज पर खड़ी सुहानी भी खुशी से नाच रही थी। उसकी साजिश 100% कायम भी हो गई थी। पल्लवी का करियर शुरू होने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन पल्लवी को इस वक्त किसी बेइज्जती का एहसास नहीं हो रहा था। उसके शरीर में जो दर्द उठ रहा था वो किसी भी मानसिक अपमान से लाखों गुना ज्यादा भयानक था। पल्लवी को पेट में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उबलता हुआ तेजाब उसके अंदर डाल दिया हो। उसकी नसें फटने को हो नहीं थी। उसका पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। ओह! पल्लवी के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, जो माइक में गूंज गई। अब वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकी। पल्लवी धड़ाम से स्टेज से उस कठोर फर्श पर गिर पड़ी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना पेट कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर धनुष की तरह मुड़ गया। उसके होठ नीले पड़ने लगे और माथे से पसीने की धार बहने लगी। पल्लवी ने दर्द से तड़प कर फुसफुसा कर कहा, नक्श, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। उसे सच में लग रहा था कि आज उसकी जान निकल जाएगी। उसका दर्द इतना भयानक था कि उसकी आंखों के सामने मौत नाच रही थी। वहां ऑडिटोरियम में बैठे लोगों को लग रहा था पल्लवी अपनी बेइज्जती की वजह से स्टेज पर गिरकर रो रही है या नाटक कर रही है। दूसरी तरफ श्रुति अभी भी बड़बड़ा रही थी और निशांत मित्तल अपने सिक्योरिटी को स्टेज पर जाने का इशारा कर रहा था। लेकिन बैक स्टेज पर खड़ी चारों ने यह सब देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। चारों भले ही पल्लवी से नफरत करती थी, भले ही वो पल्लवी और नक्श को अलग करने के लिए कोई भी गंदा खेल खेल सकती थी, लेकिन वो साइकोपैथ या खूनी नहीं थी। उसने पल्लवी को बेइज्जत होते हुए देखकर पहले तो एक पल के लिए खुशी महसूस की, लेकिन जब उसने स्टेज पर पल्लवी की हालात देखी तो चारू का खून सूख गया। चारू ने देखा कि पल्लवी का चेहरा आंसू से नहीं बल्कि ठंडे पसीने से लथपथ है। उसके होठ नीले पड़ रहे थे। उसका शरीर ऐसे ऐंठ रहा था जैसे किसी ने जहर उसे दे दिया हो। ये कोई नर्वसनेस या नाटक नहीं था। पल्लवी सच में मौत के मुंह में जा रही थी। ये देखकर चारू का दिमाग सुन पड़ गया। उसने मन ही मन में सोचा, हे भगवान, इसे क्या हो गया? ये तो मरने वाली लग रही है। चारू के मन में एक भयानक खौफ दौड़ गया। चारू जानती थी कि वो पल्लवी को नक्श से दूर करना चाहती है, लेकिन अगर पल्लवी को कुछ हो गया, अगर पल्लवी स्टेज पर मर गई, चारू की आंखों के सामने नक्श शाह का वो खौफनाक और शैतानी रूप आ गया। जब उसने चारू की गर्दन पर मौत की तलवार लटका दी थी, नक्श ने उससे साफ कहा था, पल्लवी को तुम्हारी वजह से कोई खरोच भी नहीं आनी चाहिए। अगर मुझे जरा भी शक हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को इस शहर से गायब कर दूंगा। ये याद करते ही चारू के मन में डर कर उसने खुद से कहा, अगर नक्श को पता चला कि पल्लवी मेरे होते हुए स्टेज पर तड़प तड़प कर मर गई और मैंने उसकी जान नहीं बचाई, तो नक्श मुझे जिंदा जला देगा।
वो तो मेरे परिवार को सड़क पर लाकर मार डालेगा। चारों के अंदर पल्लवी की जान की ज्यादा खुद की और अपने परिवार की जान का खौफ भी हावी हो रहा था। चारों ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वो पागलों की तरह बैक स्टेज से दौड़कर सीधे स्टेज पर आ गई। चारों ने स्टेज पर गिर पल्लवी का सिर अपनी गोद में रखा और उसके गाल को थपथपा कर कहा, पल्लवी पल्लवी आंखें खोलो। पल्लवी की हालात देखकर चारों के भी हाथ कांपने लगे। पल्लवी का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था, लेकिन पसीना ऐसे बह रहा था जैसे वो पानी में नहाकर आई हो। पल्लवी अपनी उंगलियों से अपने पेट को नोच रही थी, जैसे वो उसे दर्द को अपने शरीर से बाहर निकालना चाहती हो। पल्लवी के कांपते हुए उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, मैं मैं मर जाऊंगी चारू, दर्द। पल्लवी की सांसें उखड़ रही थी। आगे से चारों ने उसको ठंडा शांत करवा कर बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस शांत रहो। ये कहकर चारों ने पल्लवी के दोनों ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने हाथों से रगड़ना शुरू कर दिया, ताकि उसके शरीर में कुछ गर्मी जाए। चारों ने तुरंत अपना फोन निकाला और कांपते हाथों से एम्बुलेंस को कॉल करके कहा, हेलो, जल्दी से दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन ऑडिटोरियम में एक मेडिकल इमरजेंसी यूनिट भेजिए। यहाँ एक लड़की की जान जा रही है, प्लीज जल्दी आइए। चारों फोन पर चीख रही थी। ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। वहां निशांत मित्तल को अब पल्लवी पर गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो नाटक कर रही है, इसलिए उसने अपनी टीम से सब क्लियर करने के लिए बोला। वहीं ऑडिटोरियम में बैठे लोग अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए थे। दूसरी तरफ कासिम और सुहानी दूर खड़े एक दूसरे को मुस्कुराकर देख रहे थे। उन्हें लगा कि पल्लवी सिर्फ दर्द से तड़पेगी, लेकिन उसकी हालात मौत के करीब जा रही थी। ये देखकर उन दोनों को बड़ा मजा आ रहा था। इधर चारू पल्लवी के पेट पर बहुत ही हल्के हल्के हाथ फेर रही थी, उसे सहला रही थी ताकि दर्द कम हो सके। चारू ने पल्लवी के कानों में फुसफुसा कर कहा, प्लीज पल्लवी, प्लीज हिम्मत मत हारना, एम्बुलेंस आ रही है, मेरे लिए नहीं तो नक्श के लिए सांस लेती रहना प्लीज। चारों के दिल में पल्लवी के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो पल्लवी की जान बचा के लिए अपनी जान लगा रही थी, क्योंकि पल्लवी की सांसों के साथ चारों के पूरे खानदान की सांसें बंधी हुई थी। चारों का वो दिखावटी फरिश्ते वाला रूप इस वक्त पल्लवी के लिए एक असली संजीवनी का काम कर रहा था। इधर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में पल्लवी मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी, चारों उसे बचाने की जद्दोजहद कर रही थी, ठीक उसी वक्त दिल्ली के आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्राइवेट टर्मिनल पर एक बहुत शानदार प्राइवेट जेट लैंड कर रहा था। जेट की सीढ़ियों से नक्श नीचे उतरा। पिछले 3 दिन नक्श के लिए किसी महाभारत के युद्ध से कम नहीं थे। उसने अमेरिका के लॉस एंजलिस में बिना सोए बिना खाए पिए लगातार बोर्ड मीटिंग्स की। उसने वो मल्टी बिलियन डॉलर्स की डील, जिसमें एक हफ्ता लगने वाला था, अपनी गजब की बिजनेस स्ट्रेटेजी और अग्रेसिव अप्रोच के लिए सिर्फ 3 दिन में ही क्रैक कर ली। अमेरिकन इन्वेस्टर्स भी नक्श शाह के इस 21 साल के तेज तर्रार और खूंखार रूप को देखकर हैरान रह गए थे। लेकिन नक्श ने यह सब सिर्फ शाह एम्पायर के लिए नहीं किया। उसने ये 3 दिन के लिए इसलिए किया, और ताकि वो जल्द से जल्द वापस आकर अपनी पल्लवी को रिदम ऑफ दिल्ली के ग्रैंड फिलाने में सरप्राइज दे सके। एयरपोर्ट के बाहर शाह इंडस्ट्रीज एक बहुत ही आलीशान और बुलेट प्रूफ ब्लैक रंग की रेंज रोवर नक्श का इंतजार कर रही थी। नक्श तेज कदमों से गाड़ी में आकर बैठ गया, और उसके चेहरे पर 3 दिन की थकान जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और एक्साइटमेंट थी। तभी ड्राइवर ने अदब से पूछा, सर हेडक्वार्टर चलना है या शाह मैंसन? आगे से नक्श ने अपनी टाई को ढीला किया और कहा, सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन ऑडिटोरियम चलो। जितना जल्दी चला सकते हो उतना जल्दी चलाओ, मुझे वहां हर हाल में आधे घंटे में पहुंचना है। उसके बाद सुनकर ड्राइवर ने सिर हिलाकर कहा, जी सर। ये कहकर वो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी हवा से बातें करने लगी। वही पैसेंजर सीट पर बैठा नक्श ने अपनी जेब से एक बहुत ही छोटा और खूबसूरत सा वेलवेट का बॉक्स निकाला। ये वो अमेरिका में था, तो उसने सबसे महंगे ज्वेलर से पल्लवी के लिए एक बहुत ही खास नाजुक सी प्लेटिनम की चेन बनवाई, जिसमें एक छोटा सा डायमंड का पेंडेंट था, जो एक गिटार के शेप का था। नक्श ने उस बॉक्स को खोला और उस पेंडेंट को देखकर मुस्कुराकर मन ही मन कहा, आज जब मेरी पल्लवी उस स्टेज से ट्रॉफी लेकर उतरेगी, तो मैं पूरी दुनिया के सामने उसे ये पहनाऊंगा। अब मुझे किसी देवराज शाह या किसी से डर नहीं। आज मैं अपनी पल्लवी को वो सारी खुशियां दूंगा जिसकी वो हकदार है। नक्श ने मन ही मन में सोचकर बॉक्स को वापस जेब में रख लिया, लेकिन अचानक जैसे ही गाड़ी ने एयरपोर्ट का हाईवे क्रॉस किया, नक्श के सीने में एक बड़ा तेज और भयानक चुभन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में लेकर जोर से भींच दिया हो। नक्श का हाथ अपने सीने पर चला गया।
उसकी सांसें अचानक भारी होने लगी थी। आगे बैठे गार्ड ने शीशे से उसके हालात देखकर तुरंत घबरा कर पूछा, सर, सर आप ठीक हैं? आगे से नक्श ने सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूं। लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। नक्श को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये घबराहट क्यों हो रही है। उसका दिमाग बिना किसी वजह खतरे का अलार्म बजाने लगा था। उसे एक पल के लिए अपनी माँ की याद आ गई, जब उनकी मौत के ठीक पहले नक्श को ऐसी घबराहट हुई थी। इसलिए उसने घबरा कर धीरे से बड़बड़ा कर कहा, पल्लवी। नक्श के मुंह से अचानक ये नाम निकल गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पल्लवी का नंबर डायल किया। लेकिन पल्लवी का फोन बैक स्टेज पर उसके बैग में पड़ा था। फोन बजता रहा लेकिन किसी ने नहीं उठाया। नक्श ने फिर कॉल किया, कोई जवाब नहीं। उसने गर्वित और अंकित को कॉल किया, लेकिन वो दोनों ऑडिटोरियम के शोर शराबे से फोन के रिंग भी नहीं सुन पाए। नक्श की घबराहट अब एक खौफनाक बेचैनी में बदल गई। उसका वो शाह वाला सिक्स सेंस उसे बता रहा था कि कुछ बुरा हुआ है और बहुत कुछ भयानक घट चुका है। इसलिए नक्श ने ड्राइवर को दहाड़ कर कहा, गाड़ी और तेज चलाओ। नक्श शाह की वो दहाड़ बुलेट प्रूफ रेंज रोवर के अंदर किसी शेर की गर्जना की तरह गूंज गई। उसकी आवाज में इतना खौफ, इतना गुस्सा और इतनी भयानक तड़प थी कि आगे बैठे उस ट्रेंड और अनुभवी ड्राइवर के हाथ भी स्टीयरिंग व्हील पर बुरी तरह कांप गए। ड्राइवर ने तुरंत एक्सीलेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। इंजन की भारी गड़गड़ाहट के साथ काली रेंज रोड ट्रैफिक के सारे नियम तोड़कर लाल बत्ती को पार करते हुए दिल्ली की बिजी सड़कों पर सीने को चीर कर दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस ऑडिटोरियम की तरफ अपनी स्पीड बढ़ाने लगी। वहीं नक्श के सीने में जो अनजानी घबराहट थी, वो अब खौफनाक यकीन में बदल चुकी थी। उसे नहीं पता था कि वहां क्या हुआ है, लेकिन उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि उसकी पल्लवी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। इसलिए नक्श ने अपने कसकर जबड़े और लाल होती आंखों को खुद से वादा करके कहा, अगर उसे कुछ भी हुआ, अगर मेरी पल्लवी की आंखों में एक भी आंसू आया, तो मैं इस शहर को शमशान बना दूंगा। उसके चेहरे पर वो फटीचर लड़के का कोई भाव नहीं था और वह पूरी तरह शाह एम्पायर का वो खूंखार और बेरहम बादशाह बन चुका था, जिसके एक इशारे पर मौत का भी रास्ता बदल ले। इसी समय उधर ऑडिटोरियम के स्टेज पर पल्लवी को जब दर्द हो रहा था और कंपटीशन बीच में रुक गया, तो निशांत को गुस्सा आ रहा था। एक तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने पल्लवी की इतनी तारीफ की कि उसको खुद ही शर्म आ रही थी। वहीं श्रुति भी पल्लवी का नाम लेकर उसको ताने मारने लगी थी। उसने श्रुति की पूरी तरह शाम बर्बाद कर दी। इसमें निशांत को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत गुस्से में अपनी टीम को बुलाकर स्टेज खाली करवाने और कंपटीशन कंटिन्यू करवाने का ऑर्डर दिया। टीम ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने स्टेज पर जाकर चारों ओर पल्लवी की वहां से बैक स्टेज लेकर जाने को कहा। पल्लवी जो दर्द के मारे इतनी करहा रही थी कि वो चल भी नहीं सकती थी, लेकिन अब चारू ने उसके पेट को सहलाने की वजह से उसे थोड़ा आराम मिला था। इसलिए वो चारू के साथ बैक स्टेज जाने के लिए खड़ी हुई। चारू उसको सहारा देकर वापस ग्रीन रूम में ले गई। अब पल्लवी ग्रीन रूम के सोफे पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था और पेट में एक अजीब सी ऐंठन महसूस हो रही थी। लेकिन चमत्कारी रूप से वो दर्द उस खौफनाक हद तक नहीं पहुंचा था जिसकी सुहानी ने उम्मीद की थी। शायद इसलिए क्योंकि पल्लवी ने वो पानी पूरा नहीं पिया था, या ड्रग को अपना पूरा असर दिखाने में अभी कुछ और वक्त लगने वाला था। चारू जो अपने फरिश्ते वाला नाटक पूरी शिद्दत से कर रही थी, वो पल्लवी के पास बैठी थी। चारू ने बहुत ही प्यार से कहा, शांत हो जाओ पल्लवी, शांत हो जाओ, लंबी सांस लो। ये कहकर चारू ने फिर अपने हाथों से पल्लवी के पेट को हल्के हल्के सहलाना शुरू कर दिया। चारू के इस तरह से पेट को सहलाने और गर्माहट देने की वजह से पल्लवी की सिकुड़ती हुई नसों को थोड़ी राहत मिलने लगी। पल्लवी को अब आराम मिल रहा था। दर्द की वो लहर धीरे धीरे बिल्कुल कम होने लगी थी। पल्लवी ने अपनी आंखें बंद करके एक राहत की सांस लेकर कहा, थैंक यू चारू, थैंक यू। पता नहीं अचानक मुझे क्या हो गया था। मुझे लगा जैसे मेरे पेट में किसी ने सुई चुभो दी हो। अगर तुम मुझे बैक स्टेज नहीं लाती, तो मैं शायद स्टेज पर ही इस दर्द से मर जाती। उसने इतना ही कहा कि तभी आगे से चारू ने पल्लवी के माथे से पसीना पोंछकर उसे डांट कर कहा, तू पागल है क्या? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? लेकिन चारू के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि पल्लवी की परफॉर्मेंस खराब हो गई, यानी उसका आधा काम आसान हो गया। उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि पल्लवी के पेट में गया वो पानी असल में मौत का एक खौफनाक जहर था। इधर बैक स्टेज पर जहां पल्लवी राहत की सांस ले रही थी,
वहीं दूसरी तरफ ऑडिटोरियम के वीआईपी सेक्शन में एक अलग ही ड्रामा शुरू हो चुका था। सुपर मॉडल श्रुति, जो निशांत मित्तल के साथ बहुत ही शान से बैठी थी, उसका मूड अब बिल्कुल खराब हो चुका था। उसे जिस लड़की की आवाज सुनने के लिए लाया गया, वो तो बिना बिल्कुल दर्द के चीख कर स्टेज पर वापस चली गई। ऊपर से श्रुति को एक खचाखच भरा हुआ ऑडिटोरियम, वहां का शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तभी श्रुति की गोद में बैठी उस जान से प्यारी सफेद पर्शियन बिल्ली सोहा अचानक खिसखिसाने लगी। सोहा ने अपने पंजे से श्रुति की महंगे डिजाइनर ड्रेस को कुर्चना शुरू कर दिया और एक बहुत ही अजीब सी म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालने लगी। बिल्ली बार बार अपना सिर श्रुति के हाथों पर रगड़ रही थी, बेचैन होकर सोफे से नीचे कूदने की कोशिश कर रही थी। श्रुति, जो अपनी बिल्ली को अपनी सगी बेटी की तरह समझती थी, उसकी हरकतों को देखकर तुरंत समझ गई कि माजरा क्या है। बिल्ली को चूमकर बच्चों की तरह आवाज में उसने कहा, ओ नो मेरी पुचक। फिर उसने अपना मुंह सिकोड़कर निशांत मित्तल की तरफ देखा। उसकी तरफ देखकर श्रुति ने अपनी नाराजगी जाहिर करके कहा, निशांत, सोहा को भूख लगी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि इवेंट्स बच्चों के लिए बोरिंग होते हैं। मेरी सोहा का फीडिंग टाइम हो गया और ये बहुत चिड़चिड़ी हो रही है। अब मैं क्या करूं? निशांत मित्तल, जो पल्लवी के स्टेज पर जाने की वजह से थोड़ा निराश था, श्रुति की बात सुनकर सोच में पड़ गया। वो किसी भी कीमत पर अपनी इस सेलिब्रिटी गर्लफ्रेंड को नाराज नहीं करना चाहता। इसलिए कुछ सोचने के बाद निशांत ने कहा, रिलैक्स बेबी, मैं भी कुछ इंतजाम करता हूँ। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। उसकी इवेंट टीम के लोग स्टेज के पास बिजी थे और बाउंसर्स गेट पर थे। उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो तुरंत काम कर सके। तभी निशांत की नज़र वीआईपी सोफे पर बगल की सीट पर पड़ी। वहां कासिम बैठा था। कासिम अपने हाथ पर रुमाल लपेटे हुए बहुत ही घमंडी से अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो सुहानी के उस ड्रग वाले प्लान के कामयाब होने की खुशी मना रहा था। वहीं निशांत को कासिम का वो गवारों वाला एटीट्यूड पहले ही पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए निशांत ने अपने चश्मे को थोड़ा नीचे किया और बिना किसी इज्जत के एक नौकर की तरह कासिम को आवाज लगाई। निशांत मित्तल ने उंगली से इशारा करके बहुत ही रुतबेदार आवाज में कहा, अबे ओ लड़के, यहाँ आ। निशांत मित्तल की आवाज सुनकर कासिम का खून खोल गया। अबे ओ लड़के। कासिम, जो खुद दिल्ली का एक बहुत बड़े बिल्डर का बेटा अपने आप को मानता था, जिसे उसके कॉलेज में लोग भाई बुलाते थे, उसे सरेआम इतने लोगों के सामने एक आम नौकर की तरह बुलाया जा रहा था। लेकिन कासिम कुछ भी नहीं कर सकता था। निशांत मित्तल की हैसियत के आगे उसके बाप की हैसियत एक कीड़े के बराबर थी। कासिम ने अपने गुस्से को अपने ही दांतों तले दबाया और अपनी जगह से उठा और सिर झुकाकर निशांत के पास आ गया। उसके पास आते ही कासिम ने बहुत ही दबी हुई आवाज में पूछा, जी जी सर। आगे से निशांत ने बिना कुछ सोचे समझे श्रुति की गोद में उस सफेद बिल्ली को उठाया और उसे कासिम के हाथों में दे दिया। बिल्ली हाथ में आते ही कासिम तो जैसे उसके होश उड़ गए। जिस बिल्ली ने कुछ देर पहले उसका हाथ फाड़ दिया था, अब उसे उसी खूंखार बिल्ली को अपनी गोदी में उठाना पड़ रहा था। सुहा ने भी कासिम को देखते ही हिस की आवाज निकाली, लेकिन श्रुति के वहां होने की वजह से उसने पंजा नहीं मारा। तभी निशांत मित्तल ने कासिम को एक कड़क ऑर्डर देकर कहा, जा इसको थोड़ा फीड करवा कर लेकर आ। ये कहकर निशांत ने दूर खड़े अपनी टीम के एक मेंबर की तरफ इशारा किया और कासिम से आगे कहा, वो जो मेरा असिस्टेंट खड़ा है ना ब्लू शर्ट में, उसके पास सोहा के फीड का पैकेट होगा। उससे वो पैकेट ले लेना और ध्यान से सुनना। उस फीड में थोड़ा सा गुनगुना पानी मिलाकर उसको खिलाना। इसे ठंडा पानी या सूखा फीड पसंद नहीं है। जल्दी जा, मेरी बच्ची परेशान हो रही है। उसकी बात सुनकर कासिम का मुंह खुला रह गया। उसकी बेइज्जती की सारी हदें पार हो चुकी थी। वो यहाँ पल्लवी की परफॉर्मेंस खराब करने अपनी गर्लफ्रेंड को जीतता हुआ देखने के लिए आया था। उसे अब एक बिल्ली का नैनी बनने के लिए कह दिया गया था। लेकिन जब वो अपनी जगह से नहीं हिला तो निशांत ने उसे घूर कर कहा, अरे जल्दी जा, खड़ा क्या है? उसकी ये चीख सुनते ही कासिम होश में आया और सोहा को लेकर वहां से जाने लगा। तभी श्रुति ने आगे आकर अपने बेटे को समझाकर बहुत ही नखरे वाले अंदाज में कहा, सोहा बेबी, तुम आराम से खाना खाना, ओके? और अंकल को ज्यादा तंग मत करना, गुड गर्ल। अंकल। ये शब्द सुनकर कासिम को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर कालिख पोत दी। लेकिन कासिम, जो निशांत मित्तल के आगे एक लफ्ज भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, वो खून का घूंट पीकर उस बिल्ली को अपने सीने से लगाए चुपचाप वहां से बैक स्टेज की तरफ जाने लगा। पूरे वीआईपी सेक्शन में कुछ लोग कासिम को देखकर
दबदबी हंसी हंस रहे थे। उन सब से नजरें चुराता हुआ कासिम बिल्ली को लेकर बैकस्टेज के उस खाली हिस्से में आ गया जहां निशांत का असिस्टेंट खड़ा था। कासिम ने चिढ़कर असिस्टेंट से कहा, सुनो, सर ने सोहा का फीड पैकेट मांगा है। उसकी बात सुनते ही आगे से असिस्टेंट ने तुरंत बैग में से एक बहुत ही महंगा और इम्पोर्टेंट कैट फूड का पैकेट निकाला। कासिम को देकर कहा, इसमें थोड़ा गुनगुना पानी मिला लेना भाई, वरना ये खाएगी नहीं। आगे से कासिम ने चुपचाप वो पैकेट लिया और बिल्ली को एक खाली टेबल पर रख दिया। बिल्ली उसे घूर रही थी। वहीं कासिम का घायल हाथ अभी भी दर्द कर रहा था और तभी अचानक कासिम के दिमाग में उस बिल्ली को लेकर नफरत का एक ज्वालामुखी फट पड़ा। कासिम ने मन ही मन दांत पीस कर कहा, साली मनहूस बिल्ली, तूने मेरा हाथ फाड़ा और तेरी वजह से आज उस निशांत मित्तल ने भरी महफिल में मेरी बेइज्जती की है। मुझे लोगों के सामने अपना नौकर बना दिया। मैं तुझे ऐसे ही खाना खिला दूंगा। तेरी वजह से मेरा पूरा मूड खराब हो गया। तभी कासिम के दिमाग में खुराफाती और क्रूर दिमाग में एक बड़ा ही खतरनाक और शैतानी आइडिया आया। उसने मन ही मन खुद से कहा, मुझे इसकी फीड में गुनगुना पानी मिलाना है ना, और वो पल्लवी वाली पानी की थर्मस, उसमें तो गुनगुना शहद वाला पानी ही था जिसमें मैंने सुहानी से वो ड्रग मिलवाया था। कासिम की आंखों में एक खौफनाक चमक के साथ उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने एक क्रूर मुस्कान के साथ उस बिल्ली को देखकर आगे सोचा। पल्लवी ने तो पानी पीकर स्टेज पर जो दर्द महसूस किया, उसको देखकर तो मजा ही आ गया और बिना गाए वापस चली गई। सुहानी का प्लान तो कामयाब हो गया, लेकिन अगर वो ड्रग वाला गुनगुना पानी मैं इस बिल्ली को पिला दूं तो साला मजा आ जाएगा। ये बिल्ली तड़पेगी और इसके पेट में दर्द होगा तो श्रुति और निशांत का सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। ये सोचकर कासिम ने इधर उधर देखा और तुरंत अपना फोन निकाला। उसने सिहानी को कॉल किया। सुहानी इस वक्त अपने ग्रीन रूम में बैठी गुस्से में अपने नाखून चबा रही थी, क्योंकि पल्लवी अब स्टेज पर दर्द से तड़प नहीं रही थी, बल्कि सिर्फ वापस आ गई थी, जिससे उसके दिल की सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। वो चाहती थी जो उसे मिला नहीं। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कासिम का फोन था। सुहानी ने चिढ़कर फोन उठाकर कहा, हेलो कासिम, यार ये क्या हुआ? तेरे उस ड्रग ने काम ही नहीं किया यार। वो भिखारी तो चुपचाप वापस आ गई। तभी उधर से कासिम ने बहुत ही शातिर आवाज में कहा, तू उसकी टेंशन मत ले सुहानी, थोड़ा टाइम रुक, वो ड्रग अपना काम अच्छे से दिखाएगा। लेकिन अभी तू एक काम कर, वो पल्लवी वाली जो पानी की लाल थर्मस की थी बोतल, उसमें थोड़े ड्रग मिलाया था, वो तुरंत मेरे पास लेकर आ। उसके बाद सुनकर सुहानी ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, थर्मस उसका क्या कर रहे हैं अब? सुहानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कासिम क्या करना चाहता है। तभी कासिम ने उसको साफ शब्दों में ऑर्डर देकर कहा, तू बस लेकर आ, मुझे इस बिल्ली से अपना बदला लेना है। इस तरह उसने अपनी पूरी प्लानिंग सुहानी को बताई। सुहानी भी एक नंबर की क्रूर लड़की थी। उसने भी कासिम की बात सुनकर मजा आने लगा और वो छुपते छुपाते पल्लवी के ग्रीन रूम के पास गई। किस्मत से पल्लवी और चारू अंदर सोफे पर लेटे हुए थे। थर्मस बाहर टेबल पर ही छूट गया था। सुहानी ने मौका देखा और थर्मस उठाया और सीधे कासिम के पास आ गई। सुहानी ने लड़ का थर्मस कासिम के हाथों में थमा दिया। थर्मस को अपने हाथ में देखते ही कासिम के चेहरे पर एक शैतानी साइको जैसी मुस्कान आ गई। उसने पागलों की तरह हंसकर कहा, अब देख सुहानी, इस निशांत मित्तल और इसकी गर्लफ्रेंड का मैं क्या हाल करता हूँ। ये कहकर उसने वहां पास ही डस्टबिन के ऊपर रखा हुआ एक साफ सुथरा प्लास्टिक का डिस्पोजल कटोरा उठाया। सबसे पहले उसने उस कटोरे में महंगा इंपोर्टेंट फूड पैकेट डाला और जो निशांत के असिस्टेंट ने दिया था। उसके बाद उसने वो लाल थर्मस का ढक्कन खोला। थर्मस के अंदर अभी भी काफी गुनगुना पानी बचा हुआ था, जिसमें वो खौफनाक और रूह कपा देने वाली डर पूरी तरह घुली हुई थी। कासिम ने बिना एक पल की झिझक वो सारा का सारा पानी उस फीड के ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही वो पैकेट फूड हल्का सा फूलने लगा और उसमें से एक हल्की सी मीठी महक आने लगी। कासिम ने वो कटोरा उस सफेद पर्शियन बिल्ली के सामने रखकर कहा, ले खा ले मेरी बच्ची, खा, बड़ी भूख लगी है ना तुझे, अब ये खाकर तेरी भूख हमेशा के लिए मिट जाएगी। वहीं सोहा को बड़ी तेज भूख लगी थी। उसे उस गुनगुने पानी और शहद की हल्की सी महक बहुत अच्छी लगी। उसने बिना किसी शक के वो फीड खाना शुरू कर दिया। उसको ऐसे खाता देखकर सुहाने और कासिम दूर खड़े होकर एक दूसरे को मुस्कुरा कर देख रहे थे। उसे लगा कि दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। वहीं सोहा ने जैसे ही फीड खाया, वो ड्रग वाला पानी उसके
छोटे से शरीर के अंदर गया और वहां एक ऐसा खौफनाक रिएक्शन हुआ जिसकी कल्पना कासिम ने सपने में नहीं की थी। वो जो ड्रग था वो इंसानों के लिए बनाया गया था। इंसानों के बड़े शरीर और मजबूत पाचन तंत्र में भी उस ड्रग को अपना दर्दनाक असर दिखाने में कम से कम 20 से 30 मिनट लगते थे। लेकिन सोहा सिर्फ एक छोटी सी नाजुक सी बिल्ली थी। उस हैवी डोज वाले ड्रग ने बिल्ली के उस छोटे से शरीर में जाते ही सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अपना भयानक असर दिखाना शुरू कर दिया। जहर ने बिल्ली की आंतों को एक ही झटके में जकड़ दिया। अचानक सोहा के मुंह से एक बहुत ही तेज, डरावनी और कान फाड़ देने वाली चीख आई। वो चीख इतनी भयानक थी कि कासिम और सुहानी भी डर कर 2 कदम पीछे हट गए। वहीं सोहा के शरीर में एक जोरदार झटका लगा। वो उस टेबल से नीचे जमीन पर गिर पड़ी और जमीन पर गिरते ही बिल्ली का पूरा शरीर धनुष की तरह पीछे की तरफ मुड़ गया। उसकी आंखें पूरी तरह बाहर की तरफ निकल आई। वो दर्द के मारे जमीन पर बुरी तरह लौटने लगी। उसके छोटे छोटे पंजे हवा में छटपटा रहे थे और वो अपने ही नाखूनों से फर्श को कुचलने की कोशिश कर रही थी। उसके मुंह से सफेद रंग का झाग निकलने लगा। उसकी सांसें उखड़ रही थी और ड्रग बिल्ली के लिए सिर्फ दर्द नहीं बल्कि मौत का फरमान बन चुका था। उसके हालात देखकर कासिम की वो शैतानी हंसी एक झटके में खौफ में बदल गई। उसने घबरा कर कहा, अरे ये क्या हो रहा है इसे? ये तो मरने वाली है। कासिम का चेहरा पीला पड़ गया। वहीं उसके पास खड़ी सुहानी भी कांपने लगी। उसने कांप कर कहा, कासिम तूने ये क्या कर दिया? अगर ये मर गई तो निशांत मित्तल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुहानी वहां से घबराकर भाग खड़ी हुई और भीड़ में जाकर छुप गई। दूर दूसरी तरफ वहीं वीआईपी सेक्शन में बैठी श्रुति का ध्यान स्टेज पर कम और अपनी बिल्ली के वापस आने पर जाता था। जैसे उसने बैक स्टेज की तरफ से अपनी बिल्ली की दर्दनाक चीख सुनी, श्रुति के दिल की धड़कन रुक गई। वो एक माँ की तरह अपनी जगह से झटके से खड़ी हुई। उसने चिल्लाकर कहा, सोहा, मेरी सोहा। श्रुति पागलों की तरह चीख कर बैक स्टेज की तरफ दौड़ पड़ी। उसको ऐसे घबराता हुआ देखकर निशांत मित्तल भी अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और श्रुति के पीछे भागा। उसके बाउंसर्स भी तुरंत हरकत में आ गए। जब श्रुति भागकर उस खाली जगह पर पहुंची तो उसने जो नजारा देखा उसे उसकी रूह कंप गई। फर्श पर उसकी जान से प्यारी सोहा मौत से जूझ रही थी। उसका सफेद रंग का रेशमी कोट अब धूल और मुंह से निकल रहे झाग से गंदा हो चुका था। वो दर्द से इतने जोर जोर से फड़फड़ा रही थी कि उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। और वहीं पास में कासिम खड़ा था। कासिम के हाथ कांप रहे थे। उसके माथे से पसीने की धार बह रही थी। पास ही में वो डिस्पोजल कटोरा और लाल रंग का थर्मस पड़ा था। तभी श्रुति चीख कर जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपनी बिल्ली को अपने हाथों में उठाने की कोशिश करके कहा, सोहा, ओ माय गॉड, सोहा। लेकिन बिल्ली का शरीर ऐठन की वजह से पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। यह देखकर श्रुति पागलों की तरह रोने लगी। उसका महंगा मेकअप आंसुओं में धुल गया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाओ। मेरी सोहा मर रही है। somebody हेल्प हर। श्रुति की चीखें पूरे ऑडिटोरियम में गूंजने लगी। तभी निशांत मित्तल भी दौड़कर वहां पहुंचा। उसकी गर्लफ्रेंड को इस तरह रोता और उसकी बिल्ली को तड़पता हुआ देखकर निशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। निशांत की वो खूंखार नजरों से कासिम को उसने घूरा। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। उसने कासिम पर जोर से चिल्लाकर कहा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? निशांत मित्तल इतनी जोर से दहाड़ कि वहां लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी ये दहाड़ सुनकर कासिम की टांगे कांप रही थी। उसका हलक सूख चुका था। वो निशांत मित्तल के खौफ से जमीन में गड़ा जा रहा था। कासिम ने डर के मारे हकला कर कहा, सर, मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। मैं तो आपके कहे के अनुसार बस उसको फीड दे रहा था कि अचानक अचानक ये ऐसे तड़पने लगी। सर, मैंने कुछ नहीं किया। निशांत मित्तल कोई बेवकूफ इंसान नहीं था। उसने कासिम के पसीने से तरबतर चेहरे को देखा, फिर जमीन पर तड़पती हुई बिल्ली को, और फिर उसकी नजर उस फीड वाले डिस्पोजल कटोरे पर गई जिसमें वो अजीब सा झागजार पानी पड़ा हुआ था। उसने कासिम को घूर कर गुस्से में झुंझला कर कहा, तुझे मैंने सिर्फ फीड और गुनगुना पानी देने को कहा था। अगर ये नॉर्मल फीड था तो ये बिल्ली इतना क्यों तड़प रही है? इसके मुंह में झाग क्यों आ गई? ये कहकर निशांत ने एक कदम आगे बढ़ाकर कासिम के कॉलर को इतनी जोर से पकड़ लिया कि कासिम की सांसें अटक गई। कासिम कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो बस डर के मारे सुन पड़ चुका था। वहीं श्रुति जमीन पर बैठी रो रही थी। उसने निशांत की तरफ देखकर जोर से चिल्लाकर कहा, निशांत, प्लीज उसे छोड़ो, पहले डॉक्टर को बुलाओ, मेरी सोहा को बचा लो प्लीज। उसके बाद सुनते ही निशांत ने झटके से कासिम को छोड़ दिया, जिससे कासिम लड़खड़ा कर पीछे गिर पड़ा।
निशांत ने तुरंत अपने असिस्टेंट की तरफ पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, किसी डॉक्टर को फोन करो और एम्बुलेंस को कॉल करो। लगता है सोहा को सीवियर फूड पॉइजनिंग हो गई है। और फिर ये कहकर निशांत ने वापस मुड़कर कासिम को एक ऐसी खौफनाक नजर से देखा कि कासिम की रूह कांप गई। तभी निशांत ने अपनी बात को पूरी करके कहा, या फिर किसी ने इसके खाने में कुछ मिलाया है। अब पूरे बैकस्टेज एरिया में अफरी तफरी मच गई। इवेंट की सारी चमक धमक एक बिल्ली के दर्दनाक चीख के पीछे छुप गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। निशांत मित्तल की इवेंट टीम पागलों की तरह डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन घुमा रही थी। कासिम दीवार से सटकर खड़ा अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था और सोच रहा था कि वो यहाँ से कैसे भागे। तभी निशांत मित्तल की नजर उस डिस्पोजल कटोरे के ठीक बगल में गिरे हुए उस लाल रंग के थर्मस पर पड़ी। निशांत के दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई। उसने वो लाल थर्मस पहले भी देखा था जब पल्लवी का ऑडिशन हुआ था। तो निशांत ने नोटिस किया था कि वो लड़की हमेशा एक लाल थर्मस से ही पानी पीती थी। निशांत ने उस लाल थर्मस को उठाया। उसका ढक्कन खुला हुआ था। उसने उसे सूंघा। उसमें शहद की महक थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी केमिकल की गंध भी आ रही थी। निशांत मित्तल ने मुड़कर कासिम को देखा। निशांत ने बहुत ही धीमी और खतरनाक आवाज में कहा, ये थर्मस ये थर्मस तो उस लड़की पल्लवी का है। ये थर्मस यहाँ तुम्हारे पास कैसे आया? और क्या तुमने इसी थर्मस का पानी इस बिल्ली को पिलाया है? कासिम का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ से अभी भी बिल्ली के पंजे मारने की वजह से खून रिस रहा था। लेकिन निशांत के इस सवाल से उसके होश उड़ा दिए। कासिम को जवाब देने ही वाला था कि तभी ऑडिटोरियम के बाहर से एम्बुलेंस के सायरन की तेज और कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। यह वही एम्बुलेंस थी जिसे चारों ने पल्लवी की गिरती हुई नब्ज और खौफनाक दर्द को देखकर पागलों की तरह कॉल करके मंगवाया था। मेडिकल टीम के 3 डॉक्टर्स और 2 वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर से लेकर तेजी से ऑडिटोरियम के अंदर दाखिल हुई। तभी लीड डॉक्टर ने चिल्लाकर पूछा, मरीज कहाँ है वो लड़की? और वो लोग सीधा बैक स्टेज ग्रीन रूम की तरफ भागने ही वाले थे, जहां पल्लवी मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। लेकिन इससे पहले वो डॉक्टर्स पल्लवी तक पहुंच पाते, निशांत मित्तल के 4-7 फुटे बाउंसर्स एक लोहे की दीवार की तरह उनका रास्ता रोक लेते हैं। तभी निशांत मित्तल अपनी जगह से उठा और अपनी आवाज भारी करके दहाड़ कर बोला, रुक जाओ। उसकी आवाज सुनते ही डॉक्टर घबरा गए। उनमें से लीड डॉक्टर ने घबरा कर कहा, सर प्लीज हमें जाने दीजिए, एक लड़की की जान जा रही है, हमें इमरजेंसी कॉल आई थी। वहीं निशांत की इन्फ्लुएंस को अच्छे से वो जानता था, उससे डर रहे थे। लेकिन तभी निशांत ने एक बहुत ही क्रूर और घमंड भरे लहजे में कहा, भाड़ में गई वो लड़की और भाड़ में गई तुम्हारी इमरजेंसी। ये कहकर उसने श्रुति की गोद में तड़प रही सफेद बिल्ली सोहा की तरफ इशारा किया और उसको ऑर्डर देकर कहा, पहले तुम मेरी श्रुति की सोहा का इलाज करोगे। सोहा की कीमत उस सड़क छाप लड़की की जिंदगी से करोड़ों गुना ज्यादा है। अगर मेरी सोहा को कुछ हुआ तो मैं तुम तीनों डॉक्टर्स को मेडिकल लाइसेंस इसी वक्त कैंसिल करवा दूंगा। उसके बाद सुनकर डॉक्टर सन रह गए। उन्होंने हठला कर कहा, सर लेकिन हम इंसानों के डॉक्टर हैं, जानवर के नहीं। हमें बिल्लियों का। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, निशांत ने एक कदम आगे बढ़ाकर उसे खौफनाक धमकी देकर कहा, चुपचाप चेक करो इसे। डॉक्टर निशांत मित्तल के रसूख और उसके गुंडों को देखकर कांप गई। उन्होंने डॉक्टर ने डर कर अपने मेडिकल किट खोला और मजबूरन उस स्ट्रेचर को बिल्ली के पास ले गए। श्रुति रो रही थी, अपनी बिल्ली को चूम रही थी। उसने सिसक कर डॉक्टर से कहा, प्लीज डॉक्टर, मेरी सोहा को बचा लीजिए प्लीज। कुछ देर पहले ये ठीक थी, अचानक जमीन पर लौट कर तड़पने लगी। उसकी बात सुनते ही डॉक्टर ने अपने तजर्बे का इस्तेमाल किया और बिल्ली का मुआयना किया। बिल्ली के पेट में भयानक ऐंठन हो रही थी। वो लगातार म्याऊं म्याऊं करके चीख रही थी। यह देखकर डॉक्टर ने श्रुति से कहा, मैम इसे क्या खिलाया गया था? आगे से श्रुति ने उस थर्मस की तरफ इशारा करके कहा, कुछ नहीं, इसको गर्म पानी में डालकर कैट फूड दिया था, जिसके बाद ये तड़पने लगी। ये कहकर वो अपनी सोहा को अभी भी सहला रही थी। वहीं ये उसकी बात सुनकर डॉक्टर को तुरंत समझ आ गया कि मामला क्या है। उसने निशांत की तरफ देखकर कहा, सर इसके पेट में किसी बहुत ही तेज केमिकल या टॉक्सिन्स की वजह से सीवियर कोलिक पेन हो रहा है। इसके पेट में भयानक दर्द है। ये कहकर डॉक्टर ने बिना वक्त बर्बाद किए अपनी किट से एक हाई डोज पेन किलर एंटी स्पाइनसुडिक इंजेक्शन निकाला और बहुत ही सावधानी से सोहा के पिछले हिस्से में लगा दिया। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स के अंदर दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, जिससे सोहा की तरफ शांत होने लगी। उसका ऐंठता हुआ शरीर ढीला पड़ गया और वो सुकून से श्रुति की गोद में लेट गई। ये देखते हुए श्रुति ने सोहा को चूमकर राहत की सांस लेकर कहा,
थैंक गॉड। उसके बाद डॉक्टर्स ने तुरंत अपना बैग उठाकर निशांत से कहा, सर अब बिल्ली खतरे से बाहर है, प्लीज अब हमें उस लड़की के पास जाने दीजिए, उसकी हालात। लेकिन इससे पहले कि वो डॉक्टर अपनी बात पूरी कर पाता, निशांत ने फिर उन्हें रोक कर कहा, यहीं रुको। निशांत को अभी भी पल्लवी की कोई परवाह नहीं थी। उसका दिमाग एक अलग ही दिशा में दौड़ रहा था। उसने वो लाल थर्मस डॉक्टर के हाथ में थमा दिया। निशांत ने उसको ऑर्डर देकर कहा, पहले इस थर्मस के पानी की जांच करके बताओ, मुझे अभी जानना है कि इसमें क्या मिला हुआ है। उसके बाद सुनकर डॉक्टर ने बेबसी में अपना रैपिड टेस्टिंग किट निकाला और थर्मस के पानी के बूंदों को टेस्ट किया। कुछ ही सेकंड में केमिकल का रंग बदल गया। ये देखकर डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबरा कर निशांत से कहा, सर सर ये कोई आम पानी नहीं है, इसमें एक बहुत ही खतरनाक और बैन किया हुआ ड्रग मिला गया है। जो भी इस पानी को पिएगा उसकी आंतों में ऐसा दर्द होगा कि इंसान की जान जाने लगेगी। ये एक तरह का स्लो पॉइजन दर्द है। डॉक्टर की बात सुनते ही निशांत की आंखों में खून उतर आया। उसने थर्मस को जोर से जमीन पर दे मारा और कासिम का कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। उसने चिल्लाकर कहा, तूने तूने हमारी सोहा को ये ड्रग दिया, तेरी इतनी हिम्मत। निशांत पागलों की तरह दहाड़ रहा था। वहीं कासिम की पैंट गीली होने की नौबत आ गई थी। वो जानता था कि अगर उसने सच बता दिया ये ड्रग उसने सुहानी के साथ मिलकर पल्लवी के लिए मंगवाया था, तो निशांत उसे जिंदा गाड़ देगा। कासिम का शातिर और खौफनाक तेज तेज दिमाग दौड़ा और उसने अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत ही घिनौना झूठ बोल दिया। कासिम ने रोकर कांपते हुए हाथों अपने जोड़कर कहा, नहीं सर, भगवान की कसम सर, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या है। मैंने कुछ नहीं मिलाया, मैंने तो ये थर्मस वहां से उठाया था। ये कहकर कासिम ने अपने कांपते हुए हाथ से स्टेज की ग्रीन रूम की तरफ इशारा किया और जहां पल्लवी थी। कासिम ने पूरी कहानी को एक सेकंड में पलट कर कहा, मुझे ये थर्मस उस ग्रीन रूम के बाहर पड़े हुए मिला था। मैंने तो बस उसे उठाकर सुहा की फीड में पानी मिलाया था, मुझे क्या पता कि इसमें जहर है। उसके बाद सुनते ही निशांत मित्तल ने कासिम को झटके से नीचे फेंक दिया। उसके दिमाग में अब कड़ियों को जोड़ रहा था और लेकिन गलत तरीके से। निशांत ने दांत पीस कर कहा, मुझे तो पहले पता था कि ये पल्लवी का थर्मस है, अब मुझे सब समझ आ रहा है। उसकी बात सुनकर श्रुति भी गुस्से में खड़ी हो गई। उसने निशांत से चिल्लाकर पूछा, क्या समझ आ रहा है निशांत? तभी आगे से निशांत ने एक मनगढ़ंत थ्योरी बनाकर कहा, श्रुति याद है वो जब वो लड़की बेसुरा गा रही थी तो तुमने सरेआम उसकी बेइज्जती की। तुमने उसे गांव जाकर बर्तन मांजने को कहा। वो फटीचर लड़की उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने तुम्हें अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए जानबूझकर ये ड्रग वाला पानी तुम्हारी सुहा की फीड में मिलाने के लिए प्लान बनाया, ताकि तुम्हारी सुहा तड़पे और तुम्हें दर्द हो। उसकी ये थ्योरी सुनकर श्रुति का चेहरा गुस्से से लाल होकर तमतमा उठा। उसने गुस्से में झुंझला कर कहा, हाउ डेयर शी। उस दो कुड़ी की भिखारन ने मेरी सोहा को मारने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसे उसकी असली औकात दिखाई। निशांत और श्रुति का ईगो इस वक्त सातवें आसमान पर था। उन्हें लगा कि एक गरीब लड़के ने उनके रुतबे को चुनौती दे दी है। वो दोनों आंधों की तरह बैकस्टेज पल्लवी की ग्रीन रूम की तरफ बढ़ गए। डॉक्टर्स भी उनके पीछे पीछे भागे। वहीं उधर ग्रीन रूम के अंदर का मंजर किसी नर्क से कम नहीं था। डर्ग ने पल्लवी के शरीर पर अपना दूसरा और सबसे भयानक अटैक कर दिया था। पहला दर्द तो सिर्फ ट्रेलर था, उसकी मौत का खेल तो अब शुरू हुआ था। पल्लवी फर्श पर गोल गोल घूम रही थी। उसने अपने पेट को अपने दोनों हाथों से इतनी जोर से कस रखा था और उसके नाखूनों से उसके अपने ही पेट पर चमड़ी छिल गई। उसने दर्द से कराह कर कहा, ओह माँ, माँ मुझे बचा लो, नक्श। पल्लवी की चीखें इतनी दर्दनाक थी कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट के अंदर किसी ने खोलता हुआ लावा डाल दिया हो। उसकी आंतों को कोई लोहे के चिमटे की तरह खींच रहा हो। उसकी आंखों की नसें लाल हो चुकी थी। सांसें एक सीटी की तरह बज रही थी। दर्द के मारे वो अपना सिर फर्श पर पटक रही थी। चारों वहीं उसके पास फर्श पर बैठी थी। उसका वो फरिश्ते वाला सारा नाटक अब असली खौफ में बदल चुका था। चारों पल्लवी का सिर अपनी गोद में रखे हुए थी और उसके पेट को लगातार सहला रही थी। चारों के पसीने छूट गए थे। उसने भी पल्लवी को हौसला देकर कहा, पल्लवी प्लीज शांत हो जाओ, एम्बुलेंस बस आती ही होगी, भगवान के लिए सांस लेती रहो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो नक्श मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, प्लीज। चारों को अपनी जान की फिक्र बहुत ज्यादा हो रही थी। उसको अपना प्लान तो सिर्फ पल्लवी को बेइज्जती करके नक्श से दूर करने का था, लेकिन यह ड्रग, वो मौत का तांडव, ये चारों के प्लान का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। चारों को समझ नहीं आ रहा था कि पल्लवी को अचानक ऐसा क्या हो गया है।
तभी पल्लवी ने अपने कांपते हुए और ठंडे पड़ चुके हाथों से चारू का कॉलर पकड़ दिया। उसने दर्द से चीख कर कहा, चारू, चारू, दर्द बहुत तेज हो रहा है, मैं मर जाऊंगी, प्लीज, प्लीज मुझे बचाओ। उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। तभी आगे से चारू ने उसको समझा कर कहा, नहीं, तुम नहीं मर सकती, तुम नहीं मरोगी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर चारू भी रोने लगी, लेकिन आंसू पल्लवी के लिए नहीं बल्कि नक्श के उस खौफनाक चेहरे को याद करके नहीं कर रहे थे। कुछ ही देर में तबाही मचाने वाला था। ये लगातार पल्लवी के पेट को सहलाते जा रही थी। तभी ग्रीन रूम का दरवाजा एक जोरदार झटके के साथ खुला। निशांत, मित्तल और श्रुति आंधी की तरह दाखिल हुए। उनके पीछे डॉक्टर्स और कुछ बाउंसर्स भी थे। डॉक्टर को देखते ही चारू ने राहत की सांस लेकर कहा, डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज आइए, पल्लवी की जान जा रही है। उनकी ये बात सुनकर डॉक्टर आगे बढ़ने ही वाले थे। निशांत ने फिर से अपना हाथ आगे उठा कर उसको रोक कर कहा, कोई अपनी जगह से ही नहीं हिलेगा। उसकी ये बात सुनकर चारू हैरान रह गई। उसने हैरानी से निशांत से पूछा, निशांत सर, आप ये क्या कह रहे हैं? ये दर्द से तड़प रही है, प्लीज। तभी श्रुति ने पागलों की तरह चिल्ला कर कहा, तड़पने दो इस डायन को, ये इसी लायक है। उसकी गोद में अभी भी उसकी सफेद बिल्ली सोहा थी, जो अब दर्द की दवा मिलने के बाद बिल्कुल ठीक थी। अपनी नीली आंखों से पल्लवी को घूर रही थी। तभी श्रुति ने पल्लवी के करीब आकर उसे एक जोरदार लात मारी। उसकी लात पड़ते ही पल्लवी के मुंह से एक कराह निकली। तभी चारू ने श्रुति को पीछे धकेल कर कहा, श्रुति मैम, ये आप क्या कर रही हैं? लेकिन तभी श्रुति ने गुस्से में दहाड़ कर कहा, मैं क्या कर रही हूँ? इस नीच लड़की से पूछो इसने क्या किया है। इसने स्टेज पर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मेरी मासूम सी सोहा को जहर वाला पानी पिलाया। इस भिखारी ने मेरी बिल्ली को मारने की कोशिश की। वहीं पल्लवी का दर्द, अब वो आधे बेहोश हो चुकी थी, लेकिन श्रुति के इन इल्जामों ने उसके दिमाग में एक अजीब सी उलझन पैदा कर दी। पल्लवी ने मुश्किल से अपने कांपते होठों से कहा, मैंने मैंने कुछ नहीं किया। तब निशांत ने अपनी उंगली पल्लवी की तरफ करके कहा, झूठ मत बोल गवार, तेरा वो थर्मस हमें बाहर मिला, उसमें ड्रग्स थे। तूने अपनी हार का बदला एक बेजुबान जानवर से लिया। तेरा ये जो दर्द का नाटक है ना, ये मेरे सामने नहीं चलेगा। वहीं उसके ठीक पीछे खड़ी चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये लोग किस थर्मस और किस जहर की बात कर रहे हैं। चारों ने पल्लवी को बचाने की कोशिश करके कहा, सर आप गलत समझ रहे हैं। पल्लवी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और ये कोई नाटक नहीं कर रही। इसके पेट में सच में भयानक दर्द है। शायद उसी थर्मस का पानी इसने खुद पी लिया है। लेकिन निशांत और श्रुति इस वक्त अंधे हो चुके थे। उनका गुरूर कोई और लॉजिक समझने के लायक नहीं बचा था। तभी श्रुति के चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी और क्रूर मुस्कान आई। उसने अपनी गोद में बैठी सोहा को नीचे फर्श पर उतार दिया। श्रुति ने पल्लवी की तरफ झुककर एक साइको जैसी आवाज में कहा, तुमने मेरी सोहा को तड़पाया है ना, अब मेरी सोहा तुम्हें बताएगी कि दर्द क्या होता है। यह कहकर श्रुति ने अपनी बिल्ली की तरफ देखा और पल्लवी की तरफ उंगली से इशारा करके कहा, बेबी, इस गंदी लड़की ने तुम्हें वो भयानक दर्द दिया था। किसी ने तुम्हें रुलाया था। अब तुम देखो इसके साथ क्या करना है। गो सोहा, इसे सबक सिखाओ। जानवर इंसानों की भावना और उनकी नफरत बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। सोहा, जो श्रुति की आवाज की टोन समझती थी, जिसे कुछ देर पहले सच में भयानक दर्द हुआ था, और श्रुति का इशारा पाते ही अचानक खूंखार हो गई। सोहा ने अपनी पीठ के ऊपर की तरफ मुड़ा और अपने बाल खड़े कर लिए। अपने नुकीले और तेज दांत दिखाकर पल्लवी की तरफ देखकर एक भयानक आवाज निकाली। पल्लवी, जो दर्द के मारे पहले ही जमीन पर पड़ी अधमरी हो रही थी, बिल्ली के इस खूंखार रूप को देखकर बुरी तरह डर गई। पल्लवी को बचपन से ही जानवर, कुत्ते और बिल्लियों से बड़ा डर लगता था, इसलिए उसने डर कर कहा, नहीं, प्लीज। पल्लवी अपने हाथों से जमीन पर पीछे की तरफ खिसकने लगी। वहीं चारों ने भी बिल्ली को रोकने के लिए आगे कदम बढ़ाए। श्रुति मैम, पागल हो गई हैं क्या? रोकिए अपनी बिल्ली को, ये लड़की मर जाएगी। लेकिन निशांत मित्तल के बाउंसर्स ने चारों को पीछे की तरफ धकेल दिया और उसे पकड़ लिया। तभी निशांत ने क्रूरता से हंसकर कहा, कोई बीच में नहीं आएगा। इतने में ही सोहा ने एक झटके में छलांग लगाई और पल्लवी के कंधे पर अपना नुकीला पंजा गड़ा दिया, जिससे पल्लवी चिल्ला उठी। उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। बिल्ली के पंजे उसके सूती कपड़े को फाड़कर उसके कंधे की चमड़ी में गहरा धंस गए थे। वहां से खून की धार बहने लगी। पल्लवी के शरीर में न जाने कहां से मौत का वो खौफ एक अजीब सी ताकत में बदल गया। वो दर्द और ऐंठन के बावजूद एक झटके में जमीन से उठी
और ग्रीन रूम के दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन बिल्ली ने उसे नहीं छोड़ा। सोहा उसके पीछे भागी। इसे देखते हुए पल्लवी रोते हुए चिल्लाने लगी, बचाओ प्लीज, मुझे कोई बचाओ। अपना पेट पकड़कर ऑडिटोरियम के उस बड़े से हॉल की तरफ भागने लगी। पल्लवी की यह दौड़ किसी इंसान की रूह कपा देने के लिए काफी थी। उसके पेट में ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाकू चला रहा हो। उसका पूरा शरीर पसीने और आंसू से भीग गया था। उसके पीछे एक खूंखार बिल्ली पागलों की तरह उसे नोचने के लिए भाग रही थी। पल्लवी कभी कुर्सियों के पीछे छुपती तो कभी साउंड सिस्टम के तारों में उलझकर गिर जाती। अब जब वो गिरती, बिल्ली उसके करीब आकर उसे पंजे मारने की कोशिश करती। पल्लवी फिर से चीख कर उठकर भागने लगती। ऑडिटोरियम में मौजूद लोग जो निशांत मित्तल के रुतबे से डरते थे, वो सब सिर्फ तमाशा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर उस बिल्ली को रोक दे। और इसी भीड़ के बीच पीछे छुपकर कासिम और सुहानी इस पूरे नजारे को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। सुहानी खुशी से ताली बजाकर कासिम के कान में फुसफुसाकर बोले, देख कासिम देख, और देख उस भिखारिन को कैसे कुत्तों की तरह भाग रही है। मेरे प्लान तो 200% कामयाब हो गया। ना वो गा पाई और अब वो इस बेइज्जती के बाद कभी किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएगी। वहीं कासिम भी मुस्कुरा रहा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, बच गई वो। मैंने सोचा था कि जहर से मरेगी, लेकिन ये बिल्ली तो उसे और भी ज्यादा तड़पा रही है। मजा आ गया। दूसरी तरफ पल्लवी भागते भागते ऑडिटोरियम के बाहर वाले बड़े से लॉबी एरिया में आ गई। उसका शरीर अब पूरी तरह से जवाब दे चुका था। उसकी आंखों के सामने घना अंधेरा छाने लगा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। लॉबी के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा सजावटी फुआरा बना हुआ था, जिसमें पानी भरा हुआ था। पल्लवी ने पीछे मुड़कर देखा। सोहा अपनी नीली आंखों से घूर कर दांत दिखाकर उसी की तरफ छलांग लगाने के लिए दौड़ रही थी। तभी पल्लवी का संतुलन बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ लड़खड़ाई और उसका पैर फुआरे के मार्बल के किनारे से फिसल गया। एक जोरदार आवाज के साथ पल्लवी उस फवारे के ठंडे पानी में जा गिरी। पानी की वजह से पल्लवी के पूरे कपड़े भीग गए। ठंडे पानी में उसके पेट में दर्द और भी ज्यादा ट्रिगर कर दिया। वो पानी के अंदर ही दर्द के मारे गोल गोल घूमने लगी। वह फुहारे के अंदर ही भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी और दर्द की वजह से बार बार गिर रही थी। तभी सोहा फुहारे के किनारे पर आकर खड़ी हो गई। पानी के अंदर पल्लवी को देखकर लगातार हिस की आवाज निकाल रही थी और अपने पंजे पानी की तरफ मार रही थी, जिससे पल्लवी और भी ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी। पूरा कॉलेज, सारे स्टूडेंट्स और गाड़ियां, मीडिया इस दर्दनाक और खौफनाक तमाशे का वीडियो बना रहे थे। कोई उस बेबस लड़की की मदद करने के लिए नहीं आया। तभी चारों बाउंसर्स की पकड़ से छूटकर भागकर वहां पहुंची। पल्लवी की हालात देखकर जोरू के पैरों तले की जमीन खिसक गई। पल्लवी फवारे के पानी में आधी डूबी हुई थी और उसका सिर मार्बल से टकरा गया था। उसके माथे से खून बहकर पानी को लाल कर रहा था। वो दर्द और बेबसी से इतने टूट चुकी थी कि अब उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। बस वो अपने पेट को पकड़कर पानी में तड़प रही थी। ड्रग के उस भयानक दर्द से पल्लवी के शरीर के हर एक अंग को सुन्न कर दिया। हाथों से उठ रही वो ऐंठन अब उसकी जानलेवा हो चुकी थी। पल्लवी के मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। फवारे का ठंडा पानी उसके कपड़े को चीर कर उसकी हड्डियों को जमा रहा था। उसके माथे से रिसता हुआ खून उस साफ पानी में घुसकर डरावना नजारा बना रहा था। नक्श। पल्लवी के कांपते हुए नीले होठों पर बस एक ही नाम निकल रहा था। उसके ठीक सामने फवारे के मार्बल वाले किनारे पर बैठी सोहा अभी भी अपने नुकीले दांत दिखा रही थी। पल्लवी की तरफ पंजे मार रही थी। पल्लवी पानी के अंदर दर्द और खौफ के इस गोल गोल घूमने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब शरीर जवाब दे चुका था। उसकी नजरें धुंधलाने लगी। ऑडिटोरियम के वो चमकते हुए झूमर, तमाशा देखते हुए लोगों की भीड़, निशांत मित्तल की वो क्रूर मुस्कान, सब कुछ काले धुएं में बदलने लगा। पल्लवी के सुन पड़ते दिमाग में एक आखिरी ख्याल आया। उसने मन ही मन कहा, क्या मेरी जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं उस इंसान को आखिरी बार नहीं देख पाऊंगी जिसने मुझे इस जालिम दुनिया में प्यार करना सिखाया? नक्श, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी पल्लवी, हमेशा के लिए। और इसी के साथ पल्लवी के शरीर की आखिरी बची हुई ताकत भी खत्म हो गई। उसके हाथ, जो अब तक उसके पेट को कसकर पकड़े हुए थे, वो पानी में ढीले पड़ गए। उसकी गर्दन पीछे की तरफ लुढ़क गई और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद सी हो गई। पल्लवी का बेजान शरीर उस फवारे के ठंडे पानी में बेहोश होकर गिर पड़ा। पानी के कुछ छींटे उड़े और फिर एक भयानक सन्नाटा छा गया।
उसको ऐसे देखकर चारू ने चिल्लाकर कहा, पल्लवी। चारू का अपना सारा प्लान, सारा नाटक चौपट हो चुका था। उसे समझ आ गया कि इस खेल में अब उसके हाथों से वो दूर निकल चुका है। उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, नक्श। अगर नक्श ने पल्लवी को इस हालत में देख लिया तो भीगती हुई, खून से लथपथ तड़पती हुई, तो वो उस पूरे कॉलेज को बम से उड़ा देगा। वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। चारू का पूरा शरीर अब एक सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। डर के मारो चारू उस फवारे की तरफ दौड़ने ही वाली थी। तभी निशांत मित्तल के दो 7 फुटे लंबे और खूंखार बाउंसर्स ने आगे बढ़कर चारू को दोनों बाजुओं से कसकर पकड़ लिया। तभी चारू ने चिल्लाकर कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, वो मर जाएगी, कमीनों, छोड़ो मुझे। चारू आंसू से नहा चुकी थी। वो बाउंसर्स की पकड़ मजबूत से ऐंठन से अपने हाथ पैर मार रही थी, लेकिन उसकी ताकत चारू के बस से बाहर थी। वहीं निशांत मित्तल अपनी जेब हाथ में डालकर एक बहुत ही घमंडी और शैतानी आवाज में बोला, तमाशा देखने दो इसे। इस शहर में निशांत मित्तल और श्रुति सोहा को रुलाने का अंजाम यही होता है। आज के बाद कोई भी फटीचर इस कॉलेज में सिर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। वहीं सुहानी और कासिम भीड़ के पीछे खड़े होकर अपनी इस खौफनाक जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन ये सभी लोग इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उन्होंने जिस लड़की को फटीचर समझकर मौत के मुंह में धकेला है, उसके पीछे एक ऐसा इंसान आ रहा है जो उनके इस गुरूर और उनके इस रुतबे और उनके पूरे वजूद को इसी ऑडिटोरियम की जमीन में जिंदा दफन करने वाला है। वहीं बाहर दिल्ली की सड़क रात के अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन कॉलेज के मेन गेट का नजारा किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म से कम नहीं था। तभी वहां हवा को चीरती हुई टायरों की भयानक धुआं और चीख निकालते हुए एक जेट ब्लैक बुलेट प्रूफ रेंज रोवर कॉलेज के मेन गेट के अंदर दाखिल हुई। उसके ठीक पीछे उतनी ही खौफनाक रफ्तार से काले रंग की फॉर्च्यूनर भी आकर रुकी। रेंज रोवर में नक्श शाह बैठा था और पीछे वाली फॉर्च्यूनर में शाह एम्पायर के दूसरे सबसे ताकतवर इंसान काशीनाथ जी आ रहे थे। रास्ते में जब नक्श के सीने में वो भयानक दर्द उठा, तो उसकी सिक्स सेंस ने उसे चीख चीख कर बताया कि उसकी पल्लवी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो नक्श का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरफ दौड़ने लगा। नक्श बहुत अच्छी तरह जानता था कि कॉलेज में या दिल्ली के उस एलिट सर्कल में किसी को भी नहीं पता कि वो फुटीचर नक्श की ही शाह एम्पायर का इकलौता वारिस है, और वो अपनी पहचान अभी पल्लवी के अलावा किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहता था। अगर वो अकेला जाता तो उसे वो अपना शाह वाला रुतबा दिखाना पड़ता, लेकिन इस वक्त उसे अपनी पहचान से ज्यादा पल्लवी की जान की फिक्र थी। उसे एक ऐसी ऑफिशियल ताकत चाहिए थी जिसे देखकर दिल्ली का हर बड़ा रईस, हर वीआईपी बिना किसी सवाल के घुटनों पर आ जाए। पूरे भारत के बिजनेस वर्ल्ड में देवराज शाह के बाद अगर किसी का ऐसा रुतबा था तो वो काशीनाथ जी थे। नक्श ने रास्ते में ही काशीनाथ जी को फोन घुमा दिया था और उसने फोन पर कहा, काशीनाथ जी, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन पल्लवी खतरे में है। आप अपनी पूरी पावर और गार्ड्स के साथ अभी के अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन ऑडिटोरियम पहुंचिए। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बादशाह का हुक्म मिलते ही काशीनाथ जी अपना सारा काम छोड़कर वहां पहुंच गए थे। वहीं उन गाड़ियों के रुकते ही रेंज रोवर का दरवाजा खुला। नक्श शाह एक आंधी की तरह बाहर निकला। उसने जो कोट पहना था वो गाड़ी में ही फेंक दिया था। उसकी शर्ट के बटन खुले थे, टाई ढीली थी और उसकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक और शैतानी खून उतर आया था जो किसी भी इंसान की रूह कपा देने वाला था। पीछे वाली फॉर्च्यूनर से काशीनाथ उतरे। उन्होंने एक बहुत ही सलीकेदार ग्रे रंग का सूट पहना था। उनके चेहरे पर एक ऐसी खतरनाक और रुतबेदार शांति थी जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की होती है। उनके इस शाह इंडस्ट्री के 4 बड़े खूंखार और हथियारों से लैस पर्सनल कमांडोज भी साथ आए थे। नक्श और काशीनाथ जी तेज कदमों से ऑडिटोरियम के उन बड़े से कांच के दरवाजों की तरफ बढ़े। अंदर के लोगों के चिल्लाने और हंसने की आवाजें आ रही थी। नक्श ने अपने हाथों से नहीं, बल्कि अपने पैरों की एक जोरदार लात से उस कांच के भारी दरवाजे को खोला। दरवाजा इतना जोर से दीवार पर टकराया कि उसकी गूंज पूरे ऑडिटोरियम में किसी बम के फटने जैसी लगी। सब लोग डर कर पीछे मुड़े। जैसे ही नक्श और काशीनाथ जी ने अंदर लॉबी में कदम रखा, सामने का नजारा देखकर नक्श के पैरों तले की जमीन खिसक गई। सामने फवारे में पानी में पल्लवी बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर पानी में आधा डूबा हुआ था। पानी लाल हो चुका था। उसके कपड़े फटे हुए थे और एक सफेद बिल्ली फवारे के किनारे पर खड़ी उसे घूर रही थी। चारों तरफ 1000 भीड़ तमाशा देख रही थी और ये सब देखकर नक्श की सांसें एक पल के लिए रुक गई।
उसकी आंखों के सामने अपनी माँ की मौत का खौफनाक मंजर तैर गया। आज फिर से दुनिया उसकी तमाशा देख रही थी और उसकी दुनिया दर्द से तड़प कर बेजान पड़ी थी। नक्श की आंखों से आंसुओं की एक बूंद भी नहीं निकली, लेकिन उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून खोलते हुए लावे में बदल गया। वहीं जैसे ही नक्श ने अंदर कदम रखा, बाउंसर्स की पकड़ में तड़प रही चारू की नजर उस पर पड़ी। चारू ने नक्श की तरफ देखकर एक ऐसी चीख मारी जिसमें उसकी अपनी जान का खौफ और पल्लवी की हालात का दर्द दोनों शामिल थे। चारू को पता था अगर पल्लवी को कुछ हो गया तो नक्श उसे भी जिंदा जला देगा। उसने अपने अंदर की सारी ताकत इकट्ठा की और एक बाउंसर्स के पैर पर अपनी हाई हील से पूरी ताकत से वार किया। दूसरे के हाथ उसने अपने मुंह से काट लिए। बाउंसर्स दर्द के पीछे हटे और चारू उनकी पकड़ से छूट गई। वो पागलों की तरह भागी और रोते हुए नक्श की तरफ दौड़ी। उसने चीख कर कहा, नक्श, नक्श। वो चिल्लाते हुए नक्श के पैरों के पास आकर लगभग गिर से गई। उसने नक्श की पैंट पकड़ ली। चारू हिचकियां लेकर रो रही थी। उसने फवारे के अंदर कांपते हुए हाथ से इशारा करके कहा, नक्श, नक्श, वो पल्लवी, उसको बचा लो नक्श, वो मर जाएगी। इन लोगों ने उसे मार डाला। प्लीज उसे पानी से बाहर निकालो। नक्श ने चारू की तरफ देखा भी नहीं। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस फवारे में पानी में डूबे उस बेजान शरीर पर था। नक्श एक भूखे शेर की तरह भीड़ को चीर कर सीधा फुवारे की तरफ दौड़ा। जो भी स्टूडेंट या गार्ड उसके रास्ते में आया, नक्श ने उसे अपने हाथों से इतनी बेदर्दी से उठाकर दूर फेंका कि लोगों की हड्डियां चटकने की आवाज आई। उधर जब नक्श पल्लवी की तरफ भाग रहा था, काशीनाथ जी के कदमों की दिशा बिल्कुल अलग थी। उनकी नजरें सीधे उस इंसान पर गड़ी जो इस पूरे तमाशों का आयोजक था, निशांत मित्तल। अब क्या करेगा अपना नक्श? क्या वो निशांत मित्तल को बर्बाद कर देगा, या वो ढूंढ पाएगा कि इसके पीछे आखिर कौन था? जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों अपनी कहानी द अंडरकवर मिलेनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।